गुड इवनिंग सर। हेलो। मेरी आवाज आ रही है सर आप लोगों को? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो सर, क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब ठीक ठाक? यस सर। यस ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मुझे बता दीजिए कि लास्ट डे का लास्ट टॉपिक जो लास्ट सबसे हमने जो लास्ट किया हो। सर लास्ट में क्वेश्चन क्या था फ्लक्स के ऊपर, क्यूब वाला। कैन यू टेल मी दैट क्वेश्चन प्लीज? सर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू अल्फा एक्स स्क्वायर आएगा। अल्फा एक्स स्क्वायर आई कैप, मतलब एक क्यूब होगा और क्यूब का लेफ्ट वाला फेस ओरिजिन पे था, ऐसा था क्या सवाल? हाँ सर, वही था। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं आज आप लोगों को कितना याद है। उसके बाद फिर हम कुछ और भी क्वेश्चंस करके और आज एक नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जिसका नाम होगा गॉसेस लॉ। तो देखिए सर, मान लीजिए कि ये आप इस तरह से कुछ अज्यूम कर लें। ये आपका एक क्यूब मैं ले रहा हूँ फिर से। ये क्यूब आपका, ये फिर से एक क्यूब मान लेते हैं। साइड की लेंथ ऑफ दिस क्यूब इज ए। साइड की लेंथ ऑफ दिस क्यूब इज ए ऑफ कोर्स। ये आपने क्यूब कंसीडर कर लिया और इस क्यूब के साइड की जो लेंथ है वो ए है और इसको आपने ऐसे रख दिया है सच दैट के द एक्स एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द क्यूब। This is your y-axis and there comes your z-axis. This is your z-axis और ये आपका origin है, ये आपका origin है and the left face of this cube is at a distance of a. This is length, this length is a and all other lengths is a of course. ये सारे जो साइड की लेंथ है वो a है। आपको सवाल में ये पूछा जा रहा है कि अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज अल्फा x to the power 1/2 where again alpha is constant, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट। और अगर आपको कोई डायरेक्शन जानना है तो आप डायरेक्शन के लिए मैं यूनिट वेक्टर लगा देता हूं आई कैप। इसका मतलब है कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। और एक्स क्या चीज है सर? एंड एक्स इज व्हाट? एंड एक्स इज एनी जनरल डिस्टेंस, एनी जनरल डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, तो फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से कोई भी जनरल डिस्टेंस जो है उसका नाम क्या है बेटा? तो उसका नाम हमारा एक्स है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि E इज इक्वल टू अल्फा एक्स टू द पावर 1/2 आई कैप where alpha is constant and x is any general distance from the origin। origin से कोई भी general distance हमारी एक, जो ले रहे हैं हम, वो कोई भी general distance हमारी origin से वो x है। ठीक है, मतलब इसका कि अगर आप लेफ्ट फेस को ऑब्जर्व करेंगे तो लेफ्ट फेस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ origin, एट ए डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम द origin। राइट फेस अगर आप देखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पर है। तो लेफ्ट फेस के लिए x की वैल्यू a हो जाएगी, उसी तरह से राइट फेस के लिए हम x की वैल्यू लिख सकते हैं। तो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट? यू हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। फ्लक्स थ्रू क्यूब। फ्लक्स थ्रू क्यूब। क्या आप ये ट्राई करना पसंद करेंगे? फ्लक्स थ्रू यस क्यूब इज सर। व्हाट? जल्दी से कर दीजिए। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब कैलकुलेट करना है आपको। कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू क्यूब। ये जो क्यूब आपको गिवन है इसके थ्रू यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। और मैं आपको बता चुका हूं कि इस तरह के केसेस में जब भी आपको क्यूब हो या सिलेंडर हो तो आपको फ्लक्स हर फेस पे इंडिविजुअली फाइंड करना है। और इंडिविजुअली फाइंड करने के लिए हर फेस पे आप नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल देखेंगे और उसके बाद आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज हरी अप, सी वेदर यू कैन सॉल्व दिस और नॉट। आई होप आपसे हो जाना चाहिए वैसे तो।
हो गया हर्षित? यस सर, भेज दिया आपको आंसर भेज दिया आपने? सर। जिस स्क्रीन जिससे आप प्रेजेंट करें ना उसी आईडी पे भेजा है। चलो किसी पे भी दे दो। अल्फा ए टू द पावर 3/2 नहीं होगा हर्षित। अल्फा ए टू द पावर 3/2 लिखने में आपसे गलती हो गई है, एक बार फिर से देख लो। ठीक है, अल्फा विल नॉट बी इक्वल टू ए टू द सॉरी सर, पावर। वो 5/2। हाँ 5/2 होगा, 5/2। ठीक है, वेरी गुड। अल्फा ए टू द पावर 5/2। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ जिन बच्चों को नहीं पल्ले पड़ा, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे साथ नए भी हैं जिन्होंने शायद ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे उतना ध्यान नहीं दिया। नैना, आसिया, प्लीज लुक एट दिस। इस वाले सरफेस को अगर मैं देखूं तो इस वाले सरफेस का नॉर्मल इज अपवर्ड्स। तो अगर आप इसका नॉर्मल अपवर्ड कहेंगे और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू 90। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स? 0. 0, वेरी गुड। तो फ्लक्स की वैल्यू 0। इसी तरह से आप नीचे वाला सरफेस भी ले लें तो इसका नॉर्मल डाउनवर्ड्स, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो 90 डिग्री, तो फ्लक्स अगेन इज इक्वल टू 0। इसी तरह से पीछे वाला जो फेस है ना, पीछे वाला और आगे वाला फेस, इसका भी फ्लक्स 0 होगा, बिकॉज इन दोनों फेसेस का नॉर्मल विल बी अलोंग जेड एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। फिर से सुनो, पीछे वाले Yes, फेस sir. के लिए अगर आप देखोगे तो नॉर्मल विल बी अलोंग माइनस जेड एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? एक्स एक्सिस के अलोंग, तो जेड और एक्स के बीच का एंगल 90। फ्रंट फेस का देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड नॉर्मल टू दैट फ्रंट फेस विल बी अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो फिर से एंगल कितना? 90 डिग्री। तो फॉर ऑल दीज द एंगल इज 90 डिग्री, तो फ्लक्स इज इक्वल टू 0। तो आपको सिर्फ दो ऐसे फेसेस हैं जिसके लिए फ्लक्स द एंगल इज नॉट 90। मतलब ये राइट वाला फेस अगर आप देखेंगे तो राइट वाले फेस के लिए नॉर्मल इधर है, और लेफ्ट वाला फेस देखेंगे तो लेफ्ट वाले फेस के लिए नॉर्मल इधर है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? Yes, तो sir. इन दोनों का फ्लक्स इज नॉट जीरो, इट इज नॉन जीरो। तो अगर हम फ्लक्स लिखें तो क्या लिखेंगे? फ्लक्स फॉर द लेफ्ट सरफेस विल बी रिटन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस लेफ्ट सरफेस, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है विद द डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द लेफ्ट सरफेस मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो फ्लक्स फॉर द लेफ्ट सरफेस क्या लिखेंगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिटन एज अल्फा। लेफ्ट सरफेस ऑरिजिन से कितनी दूरी पर है? तो लेफ्ट सरफेस इज एट डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है? और a का कितना पावर है यहाँ पर? तो x टू द पावर 1/2 है, मतलब a टू द पावर 1/2। समझ में आई बात? फॉर द लेफ्ट सरफेस, इस वाले सरफेस के लिए x की वैल्यू a है, और इसी तरह से राइट वाले सरफेस के लिए अगर आप x की वैल्यू देखें तो दैट वुड बी 2a इनटू एरिया। तो आपको पता है कि द ईच ऑफ द फेस ऑफ अ क्यूब इज ऑलवेज अ स्क्वायर ऑफ कोर्स, तो a स्क्वायर इनटू cos 180 इज -1। तो फ्लक्स फॉर द लेफ्ट सरफेस विल बी रिटन एज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा a टू द पावर 5/2। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। This is the flux for the left surface. What will be the value of flux for the right surface? Right surface के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या लिखेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप लिखेंगे अल्फा। राइट सरफेस के लिए x की वैल्यू 2 है, तो 2a टू द पावर 1/2 multiplied by a square into cos 0 degree. Is it understood? Please you have to respond. Yes, sir. Yes, sir. तो फ्लक्स फॉर द राइट सरफेस इज इक्वल टू कितना? √2 टाइम्स ऑफ, बिकॉज 2 का पावर 1/2 कैन बी रिटन एज √2 विदाउट एनी डाउट। So √2 alpha a to the power 5/2. This is the flux for the right surface. This is your flux for the right surface. तो अब नेट फ्लक्स क्या होगा सर? नेट फ्लक्स इन दोनों का सम होगा। इन दोनों का सम लेंगे तो बीच में माइनस साइन है आएगा, बिकॉज लेफ्ट सरफेस का फ्लक्स नेगेटिव है और राइट सरफेस का फ्लक्स पॉजिटिव है। तो इन दोनों में आप अल्फा a टू द पावर 5/2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बच जाएगा? √2 माइनस ऑफ 1। दिस इज द आंसर फॉर योर नेट वैल्यू ऑफ फ्लक्स। ये आपका नेट फ्लक्स है। अफान, अफान, कुछ डाइजेस्ट हुआ फ्रॉम द लास्ट क्लास टिल टुडे? ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया, अगर लास्ट वाली क्लास की चीजें आपने रिवाइज की होंगी तो शायद ये डाइजेस्ट करने में आपको आसान हुआ होगा। यस सर। ऐसे ही यस कह रहा है मेरा दिल रखने को, या सही में कुछ कुछ बात समझ आई? सर कुछ कुछ सब तो नहीं आया समझ में। सब तो नहीं आई ऑफ कोर्स, बट लास्ट वाली क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कहाँ पर क्या दिक्कत है बताओ? अगर सब नहीं आई तो पूछो, पूछो अफान भाई, यस सर। पूछो पूछो। अगर कोई चीज ऐसी है जो पूछना चाहते हो तो पूछो, बिना शर्माए पूछो। तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, बाकी लोग अपने लिए पढ़ रहे हैं। इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, तुमको अपना पेपर खुद देना है, दूसरे नहीं देंगे तुम्हारा पेपर।
बताओ क्या है जो नहीं समझ में आया? सर ये फॉर्मूला सब EA cos 180। ये लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा था, और लास्ट वाली क्लास आपने अटेंड किया था शायद। तो लास्ट वाली क्लास में मैंने लिखा था फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया इनटू कॉस ऑफ थीटा। अगर आपने लास्ट वाली क्लास की बात दोबारा रिपीट की होगी तो आपको याद आएगा कि हमने कुछ फ्लक्स डिफाइन किया था। हमने फ्लक्स बोला था कि फ्लक्स का बेसिक मतलब होता है कि किसी सरफेस के थ्रू कितनी फील्ड लाइंस पास होती है, उसको हम फ्लक्स कहते हैं। और उस फ्लक्स को मेजर Yes, sir. करने का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ दैट सरफेस मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। और यहाँ पे थीटा क्या होता है? थीटा एंगल होता है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, है ना, या नॉर्मल जो भी कह लें आप, है ना। तो अगर आप इस लेफ्ट वाले सरफेस को देखें तो लेफ्ट वाले सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। और इसका नॉर्मल अगर Yes, आप sir. देखेंगे तो नॉर्मल आउटवर्ड लेंगे आप, नॉर्मल इज टुवर्ड्स लेफ्ट। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है और नॉर्मल लेफ्ट की तरफ है, तो थीटा की वैल्यू कितनी 180 होगी? होगा। 180। तो वही लिखा हमने यहाँ पर 180। किसी भी क्यूब के किसी भी सरफेस का एरिया अगर आप लिखोगे तो क्यूब का हर फेस अपने आप में एक स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर की एरिया क्या होगी? स्क्वायर की एरिया होती है साइड का स्क्वायर। क्यूब का जो लेंथ आपने लिखा हुआ है वो भी ए लिखा हुआ है, तो ए का स्क्वायर करेंगे आप, तो एरिया की जगह हमने लिख दिया ए स्क्वायर। कॉस 180 की वैल्यू -1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कैसे लिख दिया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो यहाँ पर, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखा हुआ है अल्फा x टू द पावर 1/2। x में मैंने कहा था कि x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। इसका मतलब ये Yes, लेफ्ट sir. वाला सरफेस देखो, लेफ्ट वाला सरफेस ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है? तो ये मैंने लिखा है ना, ए दूरी पर है। तो लेफ्ट वाले सरफेस के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। x की वैल्यू a हो जाएगी, और a पे कितना पावर रखेंगे जो यहाँ पर है? 1/2। समझ आई बात? तो ये इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड sir. की वैल्यू हो गई यहाँ पर ये एरिया हो गया, cos 180 -1 हो गया। सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा, राइट अफान? सर लास्ट में Q नेट जो है वो दोनों ऐड किए Q1 Q2। इट्स नॉट क्यू नेट, इट्स फ्लक्स नेट। ये फाई है, फाई। यस सर वही। हाँ, वही और क्यू में बहुत फर्क है। हाँ, इन दोनों को आप ऐड करेंगे ऑब्वियसली, तो आप ऐड करेंगे तो √2 अल्फा ए टू द पावर 5/2 है, माइनस ऑफ अल्फा ए टू द पावर 5/2 है, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो ऐड करोगे तो तुम्हें नहीं लगता कि दोनों में अल्फा ए टू द पावर 5/2 यस सर। यस सर कॉमन आ जाएगा और ये √2 -1 आ जाएगा? कुछ और समझ में कुछ और एडिशन हुआ? यस सर। ठीक है, मनस्विन तुम कहाँ थे? सॉरी सर, मेरे को कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से लेट अच्छा हो चलो गया। ठीक है, इसको इरेज कर दूं अब? सर जी जी हर्षित। अगर क्वेश्चन में यस सर। अगर क्वेश्चन में एक और इलेक्ट्रिक फील्ड दी होती सपोज, फ्लक्स 0 होता। नहीं नहीं नहीं, अगर वो आई कैप की जगह जे कैप होता तो फिर हम्म। हमारे पास दो फ्लक्स निकलते हैं, एक ये वाला और एक उसके लिए, तो फिर उन दोनों फ्लक्सेस में क्या उन्हें सिंपली ऐड कर देते हैं? हाँ, बेसिकली फ्लक्स जब भी आप निकालेंगे ना तो फ्लक्स बेसिकली हर सरफेस का निकाल के आप सिंपली ऐड ही करेंगे, बिकॉज फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी पहली बात। और अगर एक से ज्यादा फेसेस हैं तो सारे फेसेस का आप इंडिविजुअली फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। मतलब ये बात कहने का ये कि सारे का आप इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फ्लक्स आप ऐड करेंगे तो आपको नेट फ्लक्स की वैल्यू पता चलेगी। ये मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि किसी ने 10 रुपए डोनेट करे, किसी ने 20 रुपीज डोनेट किया, किसी ने 30 किया, तो नेट डोनेशन कितना हुआ वो निकालने के लिए आप तीनों को ऐड करेंगे ना। तो उसी तरह से एक फेस के थ्रू अगर फ्लक्स, एक फेस के थ्रू फ्लक्स कुछ है मान लो 10, दूसरे फेस के थ्रू फ्लक्स 20 है, तो नेट फ्लक्स कितना होगा? यू विल ऐड अप ऑल दोस इंडिविजुअल फ्लक्स टू गेट द टोटल फ्लक्स, राइट? ये ऐसे समझ में आ गया, ये टोटल ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन से निकालना। यस ऑफ कोर्स टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकालते हैं, जिसमें से सारे फेसेस का फील्ड लाइंस निकालने के लिए हर का पहले हम इंडिविजुअली फाइंड करते हैं, उसके बाद वी टेक द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दोस टू गेट द नेट वैल्यू। ओके, मूविंग ऑन, आगे बढ़े। एक दो और क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पता नहीं मैंने पहले कराया या नहीं। अगर नहीं कराया तो मुझे बता देना, अगर कराया तो भी बता देना, तो फिर दोबारा नहीं कराएंगे, और नहीं कराया तो ठीक है, तो होगा ही। ये मान लीजिए कि ये स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, और इस स्फेरिकल सरफेस पे आपको बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज रेडियल टू द हेमिस्फेरिकल सरफेस।
हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है बेटे? हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है। रेडियल का मतलब सब समझ रहे हैं कि अगर आप स्फीयर पे रेडियस ड्रॉ करेंगे तो उस रेडियस की जो डायरेक्शन होगी जिस तरह से, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन है। तो हर पॉइंट पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, इसका जो रेडियस है वो आर है, ठीक है, इसका रेडियस आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड at every point on the hemispherical surface, every point on hemispherical surface is radial. Find flux through hemispherical surface. इस हेमिस्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स चाहिए। फाइंड द फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस। इस हेमिस्फेरिकल जो सरफेस है आपका, उसके थ्रू आपको क्या चाहिए? उसके थ्रू आपको फ्लक्स चाहिए, ठीक है। अब समझो, ये आसान सा सवाल है, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपसे नहीं हो। मैं आपको पहले कुछ बातें बता दूं। अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं, और ये आपको बचपन की मैथमेटिक्स से पता होनी चाहिए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अगर मान लो मैं आपसे ये कहता हूं कि लेट्स से वी हैव अ सर्कल और वी हैव अ स्फीयर दिस वे, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि अगर ये सर्कल हो या स्फीयर हो, इस पर अगर कहीं पर भी मैं 90 डिग्री के एंगल पे कोई लाइन ड्रॉ करूं परपेंडिकुलर, तो क्या आपको ये पता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सर्कल और द स्फीयर और द सरफेस ऑफ द सर्कल और द स्फीयर, वो सारे के सारे परपेंडिकुलर शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ दैट सर्कल और स्फीयर? ये मालूम है या नहीं है? Yes, आप sir. मैथमेटिक्स वाले हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर सर्कल हो या स्फीयर हो, अगर आप रेडियस कोई सा भी कहीं पर भी रेडियस ड्रॉ कर दें विच टचेस द सर्कमफ्रेंस एट एनी पॉइंट, तो याद रखिए ये हमेशा सरफेस पे टच करता है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सर्कल या स्फीयर के लिए अगर आपसे कोई कह दे किसी पॉइंट पे नॉर्मल बताओ, नॉर्मल की डायरेक्शन बताओ या नॉर्मल ड्रॉ करो, तो किसी भी पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो नॉर्मल उस पॉइंट पे ऐसे होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? किसी भी पॉइंट पे सर Yes. आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए तो यहाँ पर भी जो इसका मतलब है स्फीयर या सर्कल में रेडियस टचेस या मीट्स द सरफेस ऑफ द स्फीयर और सर्कल एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। स्फीयर और सर्कल को जो मीट करेगा ये कितना एंगल पे करेगा? एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब ये बात अगर ये लॉजिक समझ में आ गई है तो ध्यान से सुन। हमें फ्लक्स निकालना है कर्व्ड सरफेस का। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखा रखी है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है आपको, स्पाइक लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको दिख रही है। इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल देखें, इस पॉइंट पे नॉर्मल तो रेडियल डायरेक्शन में होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे रेडियस इसी डायरेक्शन में होगा और वही नॉर्मल की भी Yes, yes. डायरेक्शन होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट पे, तो अगर इस पॉइंट पे आप नॉर्मल देखेंगे तो नॉर्मल ऐसे आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, अगेन थीटा इज इक्वल टू जीरो। कहीं पर भी आप देख लीजिए, अगर आप इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे, तो नॉर्मल इसी डायरेक्शन में आएगा। थोड़ा सा ये इसको मैं थोड़ा सा बेहतर कर दूंगा। तो अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पॉइंट पे भी नॉर्मल, अरे इस पॉइंट पे जो आपका नॉर्मल आएगा वो नॉर्मल इसी ऐसे आएगा, ऐसे। और इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे बोला गया रेडियल है, तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हर पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इसी पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो ये नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू फिर से 0 डिग्री। इसका मतलब हर पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 0। तो एक बात तो फिक्स हो गई कि सर हर पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 0 है, बिकॉज एट एवरी पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया इनटू कॉस ऑफ 0? टेल मी यस और नो। Yes, sir. क्योंकि हर पॉइंट पे भाई थीटा की Yes. वैल्यू सेम है, इनफैक्ट वो हर पॉइंट पे 0 है, तो आप सर डायरेक्टली बट फॉर्मूला इसमें यूज। ई की वैल्यू भी मतलब ई की डायरेक्शन भी सेम क्या क्या बोलना चाह रहा है मनस्विन? मनस्विन, योर वॉइस इज क्रैकिंग अ लॉट, सो प्लीज रिपीट। अच्छा एक मिनट में टाइप कर रहा हूं। हाँ टाइप करो। बाकी लोग इलेक्ट्रिक फील्ड E into एरिया विल बी द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ कोर्स, बिकॉज कर्व्ड सरफेस के थ्रू आपसे फ्लक्स पूछा गया है। तो ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर। तो ये 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, cos 0 is 1। दिस विल बी योर आंसर। दिस इज द आंसर फॉर द फ्लक्स।
यहाँ पर याद रहे कि थीटा एट एवरी पॉइंट इज 0. थीटा मतलब द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज सेम, मतलब एंड इट इज 0 एग्जैक्टली. तो थीटा हर पॉइंट पे 0 है, तो इसलिए फ्लक्स ऐसे लिखा जाएगा. सर डायरेक्शंस कहाँ है? सर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द रेडियस, ये कैसे हुआ? ये हुआ नहीं, ये मैंने दिया, ये हुआ थोड़ी. नहीं समझ आई बात? ये हुआ नहीं, ये मैंने दिया है. इट्स द पार्ट ऑफ क्वेश्चन. नहीं, वो हमेशा नहीं होगा. ये सबने नोट कर लिया? सर तो बेसिकली हम यहाँ पे वो सरफेस के कंसीडर कर रहे हैं, जिससे हम ये डायरेक्शन ले रहे हैं एन कैप. हाँ ऑफ कोर्स, यहाँ पर आपसे हेमिस्फेरिकल सरफेस के थ्रू पूछा गया है, तो हेमिस्फेरिकल सरफेस पे आप एन कैप की डायरेक्शन देखेंगे ना. नहीं नहीं, जैसे आपने बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, अगर हम मतलब सर यूनिटरी मेथड से करें या फिर डीएक्स लेके करें, तो ये नहीं, डीएक्स का एरिया होगा. यूनिटरी मेथड आप किसका क्या लगाओगे? यूनिटरी मेथड में क्या करोगे यहाँ पे? सर यूनिटरी यूनिटरी मेथड, मतलब इंटीग्रेशन के लिए हम लेते हैं. why to integrate if you already know? अगर इंटीग्रेट भी करोगे तो आप यही लिखोगे ना कि मान लो कि कोई छोटा सा पोर्शन ले लिया, तो लिखने का बस तरीका बदल जाएगा कि आपने ये छोटा सा पोर्शन ले ये लिया, तो मैं दैट इज डी है, तो इसके थ्रू आप फ्लक्स लिखेंगे आप ई डी ए cos 0 डिग्री, बिकॉज एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम. वो क्वेश्चन ही में मैंने दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, कांस्टेंट है. तो इसका मतलब जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टेकन एज कांस्टेंट. यू विल जस्ट इंटीग्रेट डीए, और डीए को इंटीग्रेट करेंगे तो यही तो आएगा 2 पाई आर स्क्वायर. यस सर वही पूछ रहा था. सर मैं पूछ ठीक रहा है, था तो ये बात तो डीए वही हो गई सरफेस का होगा. जी. सर ये अगर डीए आप डी, सरफेस का. हाँ डी ऑब्वियसली सरफेस का होगा, बिकॉज इट इज हेमी स्फीयर, इट इज नॉट ए सर्कल, राइट. तो डीए मतलब एरिया, स्मॉलर एरिया ऑफ द रीजन. सर ये एरिया कर्व सरफेस एरिया है ना? हाँ एरिया कर्व सरफेस एरिया, जो ये टोटल एरिया मैंने लिखा है दैट इज बेसिकली द कर्व सरफेस एरिया. और कुछ कोई डाउट? सर जी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल नहीं होता तो क्या होता? अभी आते हैं छोटी. अभी तो नहीं होता पे तो अगला सवाल है मेरा. पहले ये समझ आ गया ना, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. नो सर. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रेडियल नहीं होता तो क्या होता है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये कॉन्सेप्चुअल है जो ये क्वेश्चन अभी हम इस पे आ रहे हैं. तो ये दूसरा सवाल है सर, इसमें कॉन्सेप्ट मैं पहले ही आपको बता दूं, मैथमेटिक्स नहीं है इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस, जो कि बहुत अनकॉमन है आज की डेट में, कहीं भी हिंदुस्तानी नहीं बल्कि कहीं भी. तो देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल नहीं है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम आल्सो. अब तो रेडियल नहीं है. छोटी आप यही पूछना चाह रही थी ना, यस सर. है ना. और ये फिर से हेमिस्फेरिकल सरफेस माना है मैंने, और इसका रेडियस r माना है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टिल कांस्टेंट बट इट इज नॉट रेडियल. आपको पूछा जा रहा है फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस, मतलब फिर से वही कर्व सरफेस के थ्रू आपको फ्लक्स पूछा जा रहा है. अगेन फ्लक्स इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द हेमिस्फेरिकल सरफेस. अब यहां पर समझना चीजों को, देखना कहीं पर दिक्कत नहीं आए किसी को भी. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप देखें तो ये हर पॉइंट पे वर्टिकली अपवर्ड है, मतलब वाई एक्सिस कलॉन. अब यहां पर सर देखिए क्या होगा, प्रॉब्लम क्या क्या आएगी. तो इसके लिए मैं प्रॉब्लम समझाने के लिए आपको अलग से मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं, ताकि मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट सिखा पाऊं. सर एक बात तो आप समझिए कि यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लें, मैं 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलग अलग ड्रॉ करके उस पर आपको एंगल पहले एक्सप्लेन करूंगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ. सबसे पहला, अगर मैं ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसीडर कर रहा हूं, तो इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा दैट नॉर्मल विल बी ऑफ कोर्स इन द रेडियल डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पॉइंट पे रेडियल डायरेक्शन में. इस पॉइंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल डायरेक्शन में, नॉर्मल भी रेडियल डायरेक्शन में. तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है विदाउट एनी डाउट. ठीक है.
समझ आ रही Yes, बात? sir. बट यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो इस पॉइंट पे नॉर्मल विल बी इन द रेडियल डायरेक्शन, दैट विल बी लाइक दिस। ये नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो थीटा की वैल्यू 0 नहीं है, नॉन जीरो है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऐसे, एंड दिस थीटा अगेन वी डोंट नो, ये कुछ थीटा डैश, ये नॉर्मल, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक। अब यहाँ पर खुद आप इमेजिन करो, मतलब खुद इमेजिन क्या करना है, खुद ऑब्जर्व करो यहाँ पर, क्या हर पॉइंट पे थीटा की वैल्यू सेम आ रही है? थीटा मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस, क्या हर पॉइंट पे सेम है? नो सर। नो सर। तो पहली दिक्कत तो यही हो गई कि अगर एंगल हर पॉइंट पे सेम नहीं है, तो अगर एंगल हर पॉइंट पे सेम नहीं है तो प्रॉब्लम तो यही आ गई ना सर, कि एंगल अगर हर पॉइंट पे सेम नहीं है तो डायरेक्टली मैं फ्लक्स का फॉर्मूला E इंटू ए इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में तो नहीं लिख सकता, बिकॉज एंगल हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है। ठीक है हर्षित? यस सर। अब जैसे ही आया तो आप में से कई बच्चों के मन में आ सकता है, तो सर अगर कोई चीज वेरी कर रही है तो इंटीग्रेशन कर लो। मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि ठीक है भाई, मैं आपकी बात मान लेता हूं, इंटीग्रेशन करूंगा। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूं, मान लो यहाँ पर कोई रीजन में कंसीडर कर लूं, छोटा सा पोर्शन, छोटा सा एरिया, क्योंकि इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या होगा कि आप कोई छोटा सा पोर्शन ले लें, उस छोटे से पोर्शन पे फ्लक्स कैलकुलेट करें और फिर उसको इंटीग्रेट करें। यही तो करेंगे ना आप इंटीग्रेशन में। तो मैंने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया डीए का, और इस पे मैंने फ्लक्स लिखा d5, तो d5 मैं लिखूंगा ई डी ए कॉस थीटा, और इसको इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इसमें कोई इशू नहीं है, बट इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम ये है कि सर ना तो थीटा भी वेरिएबल है और एरिया भी वेरिएबल है। देखिए आपको समझ में आ रही हो बात? तो क्या यहाँ Yes, पर sir. थीटा कांस्टेंट है? नहीं सर, कांस्टेंट नहीं है। दूसरी बात का एरिया कांस्टेंट है? नहीं, ये दोनों ही वेरिएबल है। समझ रहे हैं आप? अगर आपके दो वेरिएबल हो तो आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते अनलेस यू नो द रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। हर्षित, इज इट क्लियर? प्लीज बताओ। अभिनव त्रिपाठी, क्या ये बात समझ में आई? इंटीग्रेशन क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि याद करो, इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन होगा, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन होगा, या वाई डीवाई का इंटीग्रेशन होगा, बट क्या एक्स डीवाई का इंटीग्रेशन हो सकता है? ये इंटीग्रेशन नहीं हो सकता अनलेस यू नो द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो पहले ये बात समझो। हर बच्चा 30 सेकंड पहले देखे और समझे। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर नॉर्मली हम फ्लक्स को ई ए कॉस थीटा भी नहीं लिख सकते और इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया होगा? तो Yes, सर sir. दोनों पॉसिबल नहीं है, तो बताओ सर सॉल्व कैसे करें? ये तो मुश्किल बात हो गई। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा उस बात को समझो। आप अगर ध्यान से देखो तो आपको ये दिखाई देगा कि हेमिस्फेरिकल कर्व्ड सरफेस जो है आपका, और ये जो बेस है इसका, क्या आपको नहीं लग रहा कि दोनों से द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग और क्रॉसिंग इज सेम? मतलब जितना बेस से फील्ड लाइंस ऊपर जाएगी वही तो कर्व्ड से पास होगी, जितना इससे निकली उतना ही कर्व्ड सरफेस से भी पास हो रही है, यानी प्लीज टेल मी यस और नो। यस सर। Yes. या सब नहीं बोल रहे हैं? इसका मतलब Yes, sir. flux through this base and flux through this curved surface has to be same. यस सर। देखो जितना बेस से निकलेगा वही तो कर्व्ड सरफेस से पास होगा, तो फ्लक्स विल बी सेम, राइट? फ्लक्स थ्रू द बेस एंड फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस विल बी सेम। और अगर हम बेस को देखें ना, बेस को ऊपर बना देता हूं, ये बेस जो पोर्शन है आपका, इस बेस पे आप कहीं पर भी नॉर्मल ले ले, वो नॉर्मल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ही में दिखाई देगा। बेस पे हर पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 0 है। देखो ये बेस है, अब इस पे कहीं पर भी नॉर्मल ले लीजिए, कहीं पर भी, तो ये कहीं पर भी नॉर्मल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही में तो आ रहा है, तो कहीं पर भी थीटा की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि फ्लक्स यहाँ पर जो बेस का है ना, दैट फ्लक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर, या कर्व्ड सरफेस कह लो, जो भी कह लो आप। ठीक है, कर्व्ड सरफेस, इन दोनों का फ्लक्स सेम, बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज सेम एंड फ्लक्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो इसका मतलब है कि फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस अगर मुझे लिखना हो तो बेस का फ्लक्स लिख दूं सीधा सीधा। और बेस का फ्लक्स कैसे लिखूंगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द बेस। बेस ऑब्वियसली सर्कुलर शेप का है, तो एरिया ऑफ द बेस वुड बी रिटन एज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर।
तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू E into pi r square. इज इट क्लियर? यस सर। सबको समझ आ गई ये बात? यस सर। अब यस इसमें सर। अब मैं डाउट एक क्रिएट कर देता हूँ, ये अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। आपको मालूम है कि फ्लक्स इसलिए इक्वेट कर पाए बिकॉज फ्लक्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और अगर एज लॉन्ग एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेसेस आर सेम तो फ्लक्स विल आल्सो बी सेम। ठीक है, अब इसमें एक डाउट मैं क्रिएट कर देता हूँ। डाउट ये आ सकता है किसी के मन में कि सर ठीक है वो बात तो अपनी जगह है, बट फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। तो बेस का एरिया, बेस बिकॉज बेस विल बी सर्कुलर, तो बेस का एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बट ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस, उसका एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है। तो एरिया अलग अलग है तो फ्लक्स कैसे सेम हो गया सर? आपने तो बोला था कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है। तो एरिया बेस का और कर्व्ड सरफेस का दोनों का एरिया इज नॉट सेम, देन हाउ कैन फ्लक्स बी सेम? सर थीटा वेरी कर रहा है ना, तो वो बैलेंस कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड हर्षित। तो देखो आप इसका आंसर ये कहेंगे कि although the area of both of this base and the curved surface is not same, but for the curved surface theta is also varying. तो अगर कर्व्ड सरफेस पे अगर हम कर्व्ड सरफेस पे फ्लक्स कैलकुलेट कर पाते, तो हर पॉइंट पे हम फ्लक्स कैलकुलेट करते, तो हर पॉइंट पे अगर हम थीटा का वेरिएशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका एंगल देखें और फ्लक्स निकालें और सबको ऐड करें, तो हमारा नेट फ्लक्स उतना ही आ जाएगा जितना हमारे बेस का फ्लक्स है। पता नहीं क्या बोले। इतना अगर नहीं भी समझ में आया तो इस बात को समझो कि जो एरिया का डिफरेंस है ना, उसको कौन कंपनसेट करेगा? थीटा का वेरिएशन ऑन द कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस पे थीटा की वैल्यू हर पॉइंट पे वेरी कर रही है, तो ये जो वेरिएशन है वो वेरिएशन किसको कंपनसेट करेगा? एरिया के डिफरेंस को। इज इट नाउ क्लियर? टेल मी यस और नो एवरीवन। यस सर। अफान कुछ हजम हुआ? नैना, मनस्विन, यस सर। अभिनव? सर एक Yes, क्वेश्चन हाँ सर, यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा, इसको आपने नॉट पॉसिबल क्यों लिखा है? नॉट पॉसिबल इसलिए बिकॉज देयर आर टू वेरिएबल्स, ए डी एंड थीटा बोथ आर वेरिंग एट एवरी पॉइंट। डी ए यहाँ पर अलग, यहाँ पर डी ए, सबको ऐड करोगे तो नेट एरिया मिलेगा, और थीटा हर पॉइंट पे वेरिएबल है, तो वी आर तो हैविंग टू डी वेरिएबल्स। थीटा इज यस, इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा भी पॉसिबल नहीं होगा? फिर से बोल। डी थीटा इज मतलब उससे ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो भी पॉसिबल नहीं होगी? ये तो आप इस इक्वेशन को तो आप कुछ भी लिख दें, बट इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के लिए यू नीड टू नो द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि एक आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा पीडीवी, वेयर पी इज प्रेशर एंड वी इज वॉल्यूम। यस याद आ सर। रहा है? यस तो प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है। इसको आप इंटीग्रेट इसलिए कर पाते थे क्योंकि आपको ये रिलेशन पता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ से पी को आप वी के टर्म्स में लिखते हैं, पी को आप लिखते हैं एनआरटी बाई वी, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो फिर आप उसको इंटीग्रेट कर पाते हैं, राइट? यस सर। बट इफ यू डोंट नो द रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ दीज टू वेरिएबल्स, तो ये इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं होता अगर हमें ये रिलेशन पता नहीं होता। इसीलिए वी कैन नॉट इंटीग्रेट x विथ y और y विथ x। हम इंटीग्रेट तब कर सकते हैं व्हेन x is to be integrated with x और y is to be integrated with y. Did you understand मनस्विन? यस सर, समझ में आ गया। या फिर हम इसको इंटीग्रेट तब कर सकते हैं x dy को व्हेन वी नो द रिलेशन बिटवीन x एंड y। यस सर। समझे? ओके, तो अभी इतना ही सर। अभी इतना ही, मतलब क्लास खत्म नहीं हुई, 10 मिनट के बाद मिलते हैं सर। अभी 10 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, 10 मिनट के बाद मिलते हैं, तब तक आप इसको नोट करिए। विल मीट आफ्टर 10 ठीक है मिनट्स। सर।
जी सर, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप सबको क्लियर है ना? यस इसमें सर। इसमें क्यों इंटीग्रेशन नहीं हुआ, ये सबको समझ में आ गया। इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला हमने E इंटू पाई एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई हुआ, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। यस नेक्स्ट सर, एक टॉपिक। डाउट है हाँ पूछिए पूछिए बेटा पूछिए। सर। इसमें हमने जो नॉर्मल लिया है वो तो अलोंग द रेडियस लिया, अगर हम अलोंग द रेडियस ना लें, उसे अपोजिट डायरेक्शन में बेटा ले तो हम ये नहीं कर सकते। नॉर्मल जो होता है वो नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो देखो ऐसा नहीं है कि ये अगर कोई सरफेस ऐसे है तो इस पर परपेंडिकुलर एक ही तरह से बन सकता है। मतलब 90 डिग्री जो वाली लाइन होगी वो ऐसे ही हो सकती है ना इस पर। ऐसा थोड़ी हो सकती है कि अगर ये सरफेस आपका ऐसा है और इस सरफेस पे आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए तो वो भी 90 डिग्री होगा इस सरफेस पे। नहीं सर, हम स्ट्रेट हाँ लेंगे उसे, लाइक 90 डिग्री होगा बट डायरेक्शन अपोजिट बेटा साइड होगा, नीचे के साइड। वही तो वही। अच्छा मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ऐसा सरफेस ले लें और इस पे नॉर्मल जो है हम नॉर्मल वैसे ही लेंगे, रेडियल लेंगे नॉर्मल, ये कह रही हैं आप? यस सर। नॉर्मल ऐसे यही रहेगा नॉर्मल, पैरो इधर ले लें, ये कहना चाह रही हैं? नहीं सर, तो फिर क्या कहना चाह सर रही हैं आप? वो नीचे के साइड होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा मतलब ये ऐसे, ये नॉर्मल, नीचे का तो यही मतलब हो सकता है। ये नॉर्मल, ये ऐसे। आसिया जल्दी बोल बेटा। आसिया सर मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आई। नॉर्मल ये जो अभी बनाया ये नॉर्मल। यस सर। बेटे तो ये नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो देखिए आपका जो ये पूरा हेमिस्फीयर है ना, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू काइंड ऑफ सरफेस, वन इज कर्व्ड सरफेस एंड अनदर वन इज सर्कुलर फेस। तो अगर हम ये वाला ऐसा नॉर्मल बनाएंगे तो ये नॉर्मल इज फॉर द सर्कुलर फेस, इट इज नॉट फॉर द कर्व्ड सरफेस। ये बात ऐसे ही है जैसे अगर मान लो कि मैं आपसे कहता हूँ ये सिलेंडर ले लिया मैंने, सिलेंडर, तो अगर मैं नॉर्मल ले रहा हूँ ऐसे, तो ये नॉर्मल पूरे सिलेंडर के लिए या सिर्फ इस सर्कुलर फेस के लिए? तो अनडाउटेडली सर्कुलर फेस के लिए। अगर मैं ये वाला फेस लूंगा तो इसके लिए नॉर्मल ऐसे आएगा। तो उसी तरह से ये जो आपका हेमिस्फीयर है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन फ्लैट फेस एंड अनदर कर्व्ड फेस। तो कर्व्ड फेस पे नॉर्मल की डायरेक्शन अलग है, नॉर्मल का तरीका अलग है, और फ्लैट फेस पे नॉर्मल का तरीका अलग है। समझ रही हैं आप? यस सर। इसीलिए तो आपको जब मैंने ये सर्कुलर बेस का फ्लक्स निकाला तो मैंने उस पर नॉर्मल के लिए आपको ये बोला कि नॉर्मल इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट। इसीलिए तो ऐसा बोला। बट जब हम कर्व फेस की सिर्फ बात कर रहे थे तो कर्व फेस पे मैंने कहा कि हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और नॉर्मल जो है वो अलग अलग एंगल पे है। तो इसका मतलब है कि आपका जो नॉर्मल है ना किसी भी सरफेस के लिए, मैंने आपसे यही बोला था ना कि जितने कॉम्बिनेशन हो, मतलब जितने तरह का सरफेस होगा उन सारे फेसेस के लिए आपको नॉर्मल इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअली नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल इंडिविजुअली आपको चेक करना पड़ेगा। समझ गए आसिया? तो अनडाउटेडली इलेक्ट्रिक नॉर्मल की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, बट वो किसके लिए होगी? वो सर्कुलर फेस के लिए होगी। इट विल नॉट बी फॉर द कर्व्ड फेस। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर। आगे बढ़े? यस सर। चलिए टॉपिक का नाम लिखिए। अब टॉपिक का नाम है बेटा गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ क्या है, बेसिकली इस बात को समझते हैं। पहले तो हम बेसिक समझें कि गॉसेस लॉ क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं गॉस लॉ। ठीक है, गॉसेस लॉ क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे इस गॉसेस लॉ में, तो पहले तो हम इस बात को समझेंगे। उसके बाद हम इस गॉसेस लॉ का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे एंड एट द एंड वी विल राइट द स्टेटमेंट रिलेटेड टू दिस गॉसेस लॉ। बट पहले तो अपन ये समझे कि गॉसेस लॉ है क्या। तो बेसिकली बात समझिए बेटा, गॉसेस लॉ आल्सो गिव्स यू द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो सर अभी भी तो हम फ्लक्स कैलकुलेट कर ही रहे थे, तो फिर फ्लक्स जब हम E इंटू ए इंटू कॉस थीटा के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर ही रहे थे तो फ्लक्स का फिर से एक नया फॉर्मूला या एक नए लॉ की हमें क्या आवश्यकता है या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस बात को समझने के लिए आप ये समझो सर कि अगर मान लो, पहले तो आप इस बात को समझो कि मान लो ये कोई स्फेरिकल सरफेस है, मान लो आप,
ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, ये स्फेरिकल सरफेस है, और इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर हमने एक चार्ज रख दिया है। मान लीजिए कि हमने चार्ज रख दिया इनसाइड दिस स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि अगर कोई चार्ज हमने रख दिया है, मतलब एक चार्ज है जिसको हमने एक बॉडी के अंदर बंद कर दिया है, तो अनडाउटेडली मैं ये जानता हूं कि अगर कोई चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो अनडाउटेडली मैं ये कह सकता हूं कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी दैट वुड बी पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू दिस सरफेस विच इन विच दिस चार्ज इज इनक्लोज्ड। तो अल्टीमेटली आप यही तो कहेंगे कि भाई ये जो चार्ज आपने इनक्लोज किया है उसकी जो फील्ड लाइंस है वो इस स्पेस से पास कर रही है या इस स्फेयर के थ्रू पास कर रही है। और अगर स्फेयर के थ्रू ये फील्ड लाइंस पास कर रही है तो इसी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के फ्लो ही को तो हम फ्लक्स कहते हैं। नहीं आई बात समझ में? Yes. इसका मतलब आई फ्लक्स सर। कैन आल्सो बी रिलेटेड टू द चार्ज डायरेक्टली। एक तो तरीका ये कि फ्लक्स को हम रिलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगर हमें किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो उस रीजन में वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर मान लो किसी रीजन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है, इंस्टेड मुझे चार्ज पता है, जैसे इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सर मैं आपसे कहता हूं दूसरा फेस ऐसा ले लेता हूं मैं, मान लीजिए कि एक और बार एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये मान लीजिए कि आपका ऐसा कोई सरफेस है ऐसा, और आपने यहाँ पर चार्ज रख दिया है, तो ऑब्वियसली इस चार्ज के भी कुछ फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास कर रहे होंगे, इस तरह से ऐसे पास कर रहे होंगे, ये चार्ज के फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहे होंगे, विदाउट एनी डाउट ऐसे पास हो रहे होंगे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि अनडाउटेडली आई कैन सिंपली क्लेम दैट देयर इज सम फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड नियर दैट सरफेस। तो एक्चुअली हम ये फिर से कह सकते हैं कि देयर इज सम फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो उसके लिए ये चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं पता बट चार्ज पता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इतना आसान नहीं है क्योंकि हर पॉइंट पे ये दूरी अलग अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। क्लियर है? तो इसका मतलब है सर इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें चार्ज भी कहीं पर गिवन हो तो उस चार्ज का भी अपना फ्लक्स होगा। तो गॉस लॉ बेसिकली क्या है? गॉस लॉ इज बेसिकली अ लॉ व्हिच रिलेट्स द फ्लक्स विद द चार्ज। मतलब चार्ज, किसी भी गिवन चार्ज का फ्लक्स थ्रू अ गिवन सरफेस कितना होगा, दैट इज गिवन बाय द लॉ नोन एज गॉसेस लॉ। तो गॉस लॉ बेसिकली भी स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूं, लिखना नहीं, अभी सुनना कि गॉस लॉ इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द चार्ज। ठीक है, किसी भी सरफेस के अंदर अगर मैं चार्ज को बंद कर दूं तो उस सरफेस के थ्रू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स ड्यू टू दैट चार्ज, दैट रिलेशन इज गिवन बाय गॉसेस लॉ। क्लियर? अब देखिए सर, गॉसेस लॉ को पहले मैं ड्राइव करूंगा उसका रिजल्ट, उसके बाद फिर मैं उसका स्टेटमेंट लिखूंगा। अब गॉस लॉ कहता क्या है? हाउ डू वी अप्लाई द गॉस लॉ? गॉस लॉ के एप्लीकेशन का तरीका है कि अगर कोई भी चार्ज है, सिंगल चार्ज या चार्ज्ड बॉडी, या इफ यू हैव मोर देन वन चार्ज, तो गॉस लॉ का सबसे पहला पॉइंट ये है कि इनक्लोज दैट चार्ज। चार्ज को इनक्लोज करो। चार्ज को इनक्लोज करने का क्या मतलब सर? क्लोज द चार्ज फ्रॉम ऑल द साइड्स, हर तरफ से बंद कर दो उसको, हर तरफ से। ठीक है, तो अगर किसी भी चार्ज को आप इनक्लोज करिए, ठीक, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, अगर कहीं पर भी चार्ज है गिवन, ठीक है, और मुझे पता करना है कि भाई इस चार्ज का फ्लक्स, मतलब इनडायरेक्टली मुझे ये पता करना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट फ्रॉम द चार्ज, बिकॉज फ्लक्स इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो गॉस लॉ का पहला पॉइंट ये है कि सर आप इस चार्ज को इनक्लोज कर दीजिए। इनक्लोज मतलब इट शुड बी क्लोज फ्रॉम ऑल द साइड्स। ठीक है, फिर क्लोज्ड बॉडी के अंदर इसको पैक कर दीजिए। तो वो क्लोज बॉडी कुछ भी हो सकती है ना सर। अब एक बात समझिए कि एक क्लोज बॉडी क्यूब भी तो हो सकती है। अगर हम क्यूब ले लें तो क्यूब के अंदर भी ये चार्ज अगर हम रख देंगे तो चार्ज विल बी इनक्लोज फ्रॉम ऑल द साइड्स। हाँ ना बोलो? Yes, यस sir. सर। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं क्यूब ही क्यों हूं, मैं आपसे कहता हूं कोई ओवल शेप की कोई बॉडी ले लीजिए, कोई भी उल जलूल शेप, कुछ भी शेप हो, इसके अंदर भी चार्ज रख दो तब भी इनक्लोज्ड है। ठीक है, तो अगर पहला स्टेप ये है कि अगर हम कोई सा भी चार्ज कहीं पर भी कंसीडर करते हैं तो सबसे पहला स्टेप है कि क्लोज द चार्ज। सबसे पहला स्टेप यह है कि चार्ज को इनक्लोज कर दीजिए फ्रॉम ऑल द साइड्स, है ना। मतलब उसके अराउंड एक सरफेस आप कंसीडर कर लीजिए विच इज क्लोज्ड, क्लोज सरफेस। तो अगर आप इसको क्लोज्ड कर देंगे तो जो फ्लक्स आएगा थ्रू दिस ड्यू टू दिस चार्ज थ्रू द सरफेस, that flux will be equal to q by epsilon naught, where is q is the charge enclosed divided by epsilon naught. epsilon naught is the permittivity. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप चार्ज ले लें और चार्ज को आप इनक्लोज कर दें, मतलब उसको क्लोज कर दें फ्रॉम ऑल द साइड्स,
अब क्लोज करने के लिए किसी भी शेप की बॉडी आप कंसीडर कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। यू कैन टेक द बॉडी ऑफ एनी शेप, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको गॉस लॉ ने ये नहीं बोला कि कौन सी पर्टिकुलर बॉडी आपको लेनी है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं बोला गॉस लॉ ने, ठीक है। तो आपसे सिर्फ ये बोला है गॉस लॉ ने कि यू शुड इनक्लोज द चार्ज फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो अगर आपने चार्ज को इनक्लोज कर दिया फ्रॉम ऑल द साइड्स, तो उस केस में जो उस चार्ज का फ्लक्स आएगा थ्रू दैट सरफेस, दैट फ्लक्स विल बी इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? प्लीज टेल मी यस और नो अगर मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक। यस सर। तो पहले स्टेटमेंट ही लिख देता हूं, उसके बाद मैं ड्राइव करूंगा इस रिजल्ट को। हर्षित समझ आ गया बेटे? आ गया सर। ठीक है, तो गॉस लॉ में पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे। तो इट स्टेट्स दैट the electric flux due to a charge enclosed in a Gaussian surface is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed। ठीक है, ये प्रूफ है, सॉरी ये स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट को लिख लो कि भाई कितना आपने चार्ज इनक्लोज किया और उस चार्ज को इनक्लोज्ड को आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, तो यू विल गेट द टोटल वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। सर जैसे आपने बोला कि गॉस लॉ जी। हम यूज करते हैं जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ना पता हो और लेकिन चार्ज पता हो। सर तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाल लेते हैं फिर, जैसे वैसे नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं, कन्वेंशनल जो उससे पहले किया। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तो हम नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, वैसे कर सकते हैं इफ यू नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट चार्ज। ठीक है, तो अभी प्रूफ में वो बात और क्लियर हो जाएगी जो तुम पूछना चाह रहे हो ना। उसके लिए थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाओ। लेट मी प्रूव दिस फॉर्मूला कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद ये बात खुद ही क्लैरिटी में आ जाएगी कि भाई ऐसा कब कर सकते हैं और कब नहीं करते हैं। यस सर। ये सबने स्टेटमेंट लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। ये सबने स्टेटमेंट लिख लिया? यस सर, लिख लिया। यस सर। ठीक है, तो आप देखिए इसका प्रूफ करेंगे हम। किसका? गॉस लॉ का हम प्रूफ करेंगे कि गॉस लॉ का जो ये कहना है कि सर फ्लक्स विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो दैट विल प्रूफ। नाउ ये प्रूफ देखो, ये मान सर लो एक ये सेकंड कोई बैक कीजिएगा सर, लिखे नहीं एक लास्ट लाइन। सर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए लेट मी टेक सम गॉसियन सरफेस व्हिच विल इनक्लोज माय चार्ज। तो ये प्रूफ की हम बात कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ की। मान लो इसके अंदर हमने एक चार्ज रख दिया, इस चार्ज की वैल्यू है q एंड आई एम इनक्लोजिंग दिस चार्ज इनसाइड अ गॉसियन सरफेस। और यहाँ पर जो मैं गॉसियन सरफेस ले रहा हूँ वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, कोई और सरफेस क्यों नहीं ले रहा हूँ, मैं सब रीजन बताऊंगा, बट थोड़ा सा पहले प्रूफ सुन लो। बाय टेकिंग इट एज अ गॉसियन सरफेस, पहले इसका प्रूफ सुन लो, उसके बाद आई विल कम टू ऑल ऑफ योर डाउट्स। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये कोई क्लोज सरफेस ले लिया हमने, इसको चार्ज को इनक्लोज कर दिया इन closed surface which is Gaussian which is a spherical surface that I have taken। इस spherical surface का जो रेडियस है that is capital R, और इस चार्ज को हमने सेंटर पे रख दिया है। क्लियर? यहां तक क्लियर? क्योंकि पहला स्टेप क्या करना है आपको, चार्ज को इनक्लोज करना है। ठीक है, इनक्लोज करना है आपको फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो इनक्लोज करने के लिए कोई भी आप एक क्लोज्ड बॉडी कंसीडर करेंगे अराउंड द चार्ज, जिसके अंदर आप चार्ज को इनक्लोज करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने क्लोज्ड बॉडी कंसीडर किया है, यहाँ पर दैट क्लोज्ड बॉडी दैट आई हैव टेकन इज स्फेरिकल या इज अ स्फीयर। ठीक है, क्या सर क्यूब ले लेते तो क्या ये वैल्यू नहीं आती, बट उसमें क्या इशू आता वो अभी समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं कोई और शेप की बॉडी, क्लोज बॉडी कंसीडर कर लूं तो क्या ये वैल्यू ऑफ फ्लक्स नहीं निकाल पाऊंगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट? बिल्कुल निकाल पाते, बट अभी हम लोग इसलिए नहीं निकाल पाएंगे कि हमारे साथ कुछ इश्यूज आएंगे, और वो इश्यूज क्या है, आई विल कम टू दैट जस्ट आफ्टर दिस प्रूफ। तो पहले मैं इसको प्रूफ कर दूं, इस स्फेरिकल सरफेस गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लेके मैं पहले इसको प्रूफ कर दूं, उसके बाद आई विल कम ऑल टू दोज रीजंस जो हमारे दिमाग में आ सकते हैं बाय सीइंग दिस। तो देखिए पहला स्टेप कि मान लो कि मैं इसका कोई छोटा सा पोर्शन ले लूं डीए। सब बताएंगे भाई इस छोटे से पोर्शन डीए का, डीए पे अगर मैं नॉर्मल
कंसीडर करूं नॉर्मल, तो नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड्स एंड रेडियल। outside. आउटसाइड। आउटवर्ड होगी, एंड दैट वुड बी इन द रेडियल डायरेक्शन। एंड Yes. बिकॉज इट इज अ सिंगल चार्ज, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास कभी भी सिंगल चार्ज हो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, डजंट मैटर, तो सिंगल चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। याद है? किसी भी Yes. सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ऐसे ही ड्रॉ करते हैं ना, तो किसी भी सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल होगी और नॉर्मल भी रेडियल है, तो किसी भी पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 0 होगी, हाँ Zero. कि ना? हर Yes. पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मुझे लिखना हो, तो बिकॉज एवरी पॉइंट ऑफ दिस स्फीयर इज एट ए सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, क्या आपको नहीं लगता वो Q/4πε0r² होगी? पता नहीं सर क्या बोले, यस सॉरी, सर। वेयर r is the radius, 4πε0r², फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बिकॉज हर पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, और चार्ज को मैंने सेंटर पे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हर पॉइंट पे 4πε0r² लिख सकता हूँ। तो मैं कहीं पर भी छोटा सा वैल्यू ऑफ फ्लक्स लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय dA मल्टीप्लाइड बाय cos 0। आवाज नहीं आ रही सर, कुछ बोल नहीं रहे आप लोग? सबको क्लैरिटी है? आना बोलना Yes, पड़ेगा एक दो sir. बार और। भाई एक ही बच्ची बोल रही है। Yes, sir. Yes, sir. अफान भाई Yes. ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू लिखेंगे आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम आ रही है बेटा या अलग अलग आ रही है? सेम। अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आई कैन ट्रीट एज अ कांस्टेंट एंड आई कैन सिंपली इंटीग्रेट dA। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कांस्टेंट ले लीजिए और dA को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी Q/4πε0r² मल्टीप्लाइड बाय dA। dA की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 4πr², बिकॉज स्फीयर का जो एरिया होता है वो कितना होता है? स्फीयर का एरिया 4πr² होता है, तो 4πr² कैंसिल हो जाएगा, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी Q/ε0। डिड यू अंडरस्टैंड द प्रूफ? Yes, sir. नोट करिए इसको पहले। सर वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैंसिल आउट नहीं हो जाएगी? मतलब जैसे आपने ही लिया, इसके एकदम अपोजिट भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैंसिल आउट क्यों हो जाएगी? अपनी ही फील्ड लाइंस खुद से ही कैंसिल हो जाए तो हर चार्ज की फील्ड 0 हो जाएगी फिर तो, हर्षित, Yes, sir. है ना? तो अपनी फील्ड लाइन थोड़ी कैंसिल होती है। सर ऐसा जरूरी है क्या कि चार्ज को हमेशा सेंटर में ही रखना है? बस मैं आ रहा हूँ, सारे डाउट्स पे आ रहा हूँ, पहले इसको नोट कर। पहले ये नोट कर लिया सबने? पहले ये बताइए, आई विल कम टू ऑल ऑफ योर डाउट्स नाउ। सर एक मिनट। ओके, डन सर। वेरी गुड। अब देखिए, इस फाइनल अगर फ्लक्स का रिजल्ट आप देखें, दैट वी हैव जस्ट ड्राइव्ड फ्रॉम यूजिंग दिस कूलम्स लॉ, वी हैव प्रूव्ड द गॉस लॉ। बेसिकली आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखा और उससे गॉस लॉ को प्रूव किया, तो आप ये भी कह सकते हो कि वी हैव प्रूव्ड द गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ। तो जब आपने ये प्रूफ किया तो आपको फाइनल रिजल्ट में दो ही चीजें दिखाई दे रही हैं, वन इज चार्ज, दैट इज द चार्ज इनक्लोज्ड, मतलब जो आपने गॉसियन सरफेस लिया है, जिस बॉडी के अंदर आपने चार्ज को इनक्लोज किया है,
तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच हैज बीन इनक्लोज्ड, मतलब चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, और दूसरा क्या है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, कि किस मीडियम में परमिटिविटी, ठीक है परमिटिविटी। यही दो चीजें, दो ही फैक्टर है जिसपे आपका गॉस लॉ का या फ्लक्स डिपेंड कर रहा है ड्यू टू अ चार्ज। क्या बाइनल रिजल्ट में कहीं पर भी सरफेस एरिया का कोई डिस्कशन है? क्या कहीं पर एरिया लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। नो सर। इसका मतलब एक बात वेरी गुड, एक बात तो आप ये कह सकते हैं कि फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस चोजन। आप कोई सा भी एरिया ले लीजिए गॉसियन सरफेस का, कोई सा भी एरिया कंसीडर कर लीजिए, कोई सा भी शेप कंसीडर कर लीजिए, बेटा फाइनल रिजल्ट देख के आप बता सकते हैं क्या कि ये चार्ज हमने स्फीयर के अंदर इनक्लोज किया हुआ है? भूल जाओ पूरे डेरिवेशन को। मैं कहीं पर लिख दूं कि फ्लक्स इज इक्वल टू आई बाई 2q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये चार्ज किस सरफेस के अंदर इनक्लोज किया है, स्फीयर के अंदर, क्यूब के अंदर या सिलेंडर के अंदर? कैन यू टेल मी दैट बाय No, सीइंग sir. दिस रिजल्ट? ऑफ कोर्स नॉट, आप नहीं बता सकते। हाँ, आप सिर्फ दो चीजें कह सकते हो कि भाई द अमाउंट ऑफ द चार्ज विच इज इनक्लोज्ड इज 2q एंड द परमिटिविटी इज एप्सिलॉन नॉट। यू कैन ओनली टेल अबाउट टू थिंग्स विद द सर्टेनिटी। आप किस सरफेस के अंदर ये इनक्लोज है उससे उसका पता ही नहीं चल रहा हमें इस रिजल्ट से। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि गॉस लॉ इंडिपेंडेंट है ऑफ द शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस और साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। मतलब क्या कि अगर मैं इसको छोटे से स्फीयर के अंदर इनक्लोज करता, अगर मैं स्फीयर ले लेता छोटे साइज का और उसमें यही चार्ज इनक्लोज करता, तब भी फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही आता, बिकॉज फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बिकॉज फ्लक्स है क्या? तो फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस स्पेशली किस पे डिपेंड करता है बेटा? वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे करता है। उसको आपने किस बॉडी के अंदर इनक्लोज रखा है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यार तुम्हें नहीं आ रहा, पहले ये समझ में है सबको? आसिया, नैना, अफान, क्या मेरी ये बात समझ में आई है? यस सर। कि देखो कितनी फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज से निकलेगी उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई एक सिंपल सी बात है, डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बट प्लीज इस बात को समझिए, डोंट माइंड मी सेइंग दिस। गधा को पार्लियामेंट में रखोगे तो गधा गधा ही रहेगा ना? यस सर। ऐसा थोड़ी गधा पार्लियामेंट में जाके एमपी हो जाएगा। वो अलग बात है कि आज के एमपी गधे हैं, वो इज अ डिफरेंट थिंग, बट गधे को अगर पार्लियामेंट में रख दोगे तो वो गधा ही रहेगा। ऐसा थोड़ी कि उसका आपने एनवायरमेंट बदल दिया तो गधे से घोड़ा हो गया या इंसान बन गया। क्लियर है? तो वो गधे की प्रॉपर्टी है, राइट? इसी तरह से चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है सर? चार्ज की प्रॉपर्टी है उसकी फील्ड लाइंस। तो चार्ज अगर है तो फील्ड लाइंस उसकी प्रॉपर्टी है, तो फ्लक्स उसकी प्रॉपर्टी है। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस चार्ज को स्फीयर के अंदर इनक्लोज करा है या आपने उसको सिलेंडर के अंदर इनक्लोज करा है। पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो सर ऐसी बात है अगर जब ये सरफेस पे डिपेंड ही नहीं करता है, जब ऐसी बात हो ही गई, तो फिर आपने ये प्रूफ क्यों नहीं किया बाय टेकिंग अ क्यूब? और चलो अगर आपने सर स्फीयर भी माना है तो पहले तो मैं आसिया का वो डाउट क्लियर कर दूं कि सर अगर आपने स्फीयर भी माना, ठीक है चलो मान भी ले हम कि आपने स्फीयर माना, तो चार्ज को आपने सेंटर ही पे क्यों रखा? व्हाई डिडंट यू प्लेस द चार्ज एट सम अदर पॉइंट? तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा हमने गॉस लॉ यहाँ पर कैसे प्रूफ किया है, बाय यूजिंग द कूलम्स लॉ। टेल मी यस और नो? यस सर। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो कि चार्ज को सेंटर पे नहीं रखूं, कहीं और रख दूं जैसा कि मैंने रखा है यहाँ पर, तो यहाँ से हर पॉइंट ऑफ दिस सरफेस अलग अलग डिस्टेंस पे है या नहीं? तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो अलग अलग हो जाएगी। ऑल्दो थीटा हर पॉइंट पे 0 ही रहेगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे अलग होगी। फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी, ई डी ए कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू हर जगह 0 है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है? नहीं, थीटा भी चेंज हो जाएगा वैसे तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर समझिए कि इस पॉइंट थीटा भी चेंज होगा। यहाँ पर अगर आप ये सेंटर है आपका, यहाँ पर अगर आप नॉर्मल लेंगे तो नॉर्मल तो हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होता है, ये ऐसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट के साथ या इस पॉइंट के साथ, कहीं पर भी देखें आप, मान लीजिए इस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर मान लीजिए, तो आपका नॉर्मल अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो ऐसे आएगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अलग, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, थीटा की वैल्यू आप मेजर करिएगा तो वो कुछ और आएगी। तो हर पॉइंट पे थीटा भी बदल रहा है, हर पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। दो वेरिएबल आ गए फिर से। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो नहीं रहा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉट जीरो, इट विल बी कांस्टेंट। तो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और डीए भी वेरिएबल है। तो 3 वेरिएबल हो गए बेसिकली। तो क्या आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे? नो सर। ठीक है,
तो यही रीजन है कि ऑल्दो गॉस लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज, बट ड्यू टू आवर लिमिटेड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, हम जिस मेथड से प्रूफ कर रहे हैं उस मेथड से हम इसको सारे गॉसियन सरफेस या सारे शेप ऑफ गॉसियन सरफेस के लिए प्रूफ नहीं कर पाएंगे ड्यू टू द लिमिटेड नॉलेज दैट वी हैव। बिकॉज तो फिर सर ये बात कैसे आई कि गॉस लॉ हर सरफेस के लिए वैलिड होगा, चाहिए क्यूब के अंदर रख देते तब भी यही होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, बट ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली जो गॉस लॉ का प्रूफ है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, और वो आपके 12th में नहीं है। तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आपके 12th में नहीं है, ना वो प्रूफ आपके 12th में है दूर दूर तक। ठीक है, अलग बात है आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अगर कहेंगे तो मैं सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट बता के उस पर क्वेश्चन जरूर करा दूंगा, बट ये 12th के लेवल से अगर मैं बात करूं तो इसका प्रूफ आपके 12th में नहीं है, ना ही आपको 12th में ये पढ़ना है। तो बिकॉज हम अभी तक सॉलिड एंगल अपने सिलेबस में इंट्रोड्यूस नहीं किया है हमने, और हम इसी मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं जो हमें मेथड पता है, तो इसके लिए भाई हमें ऐसा सरफेस लेना पड़ेगा जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम सेम अज्यूम कर सकें। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट कर सकें, इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकें, समझे? तो इसीलिए हमने सिंगल चार्ज के लिए ये कैसा गॉसियन सरफेस लिया, स्फेरिकल। नहीं आया? आया सर। अगर हमने स्फेरिकल ले लिया और चार्ज को सेंटर पे रख दिया तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो गई ना भाई, और हर पॉइंट पे थीटा की वैल्यू भी 0 हो गई। तो सिर्फ एक ही वेरिएबल रह गया डी ए, उसको इंटीग्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं थी, तो फ्लक्स हम आसानी से प्रूफ कर पाए गॉस लॉ को। बट अगर मैं कोई दूसरा क्लोज्ड बॉडी ले लूं तो उसके लिए हम फ्लक्स प्रूफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्योंकि अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे तो उसको हमें इंटीग्रेट करना नहीं आता। आसिया, डिड यू अंडरस्टैंड? आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए ऑल्दो गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एनी शेप ऑफ द सरफेस, गॉसियन सरफेस, बट हम कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे बच्चों? we'll take the symmetric Gaussian surfaces at which the electric field at every point of which can be taken to be constant। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि गॉस लॉ किसी भी तरह के सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, बट हम किसी भी तरह के सरफेस के लिए इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे ड्यू टू द लिमिटेड नॉलेज दैट वी हैव। तो इसीलिए हम कैसा सरफेस हमेशा कंसीडर करेंगे? तो we'll always take the symmetric Gaussian surface। हाँ कि ना? यस सर। यस अब कुछ सर। पॉइंट्स में लिखा रहा हूँ रिलेटेड टू द गॉस लॉ, उस पॉइंट्स को आप 1 बाय 1 लिखते चलिए। पहला पॉइंट लिखिएगा, अब 1 बाय 1 मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, उसको लिखिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एनी, या ऐसे लिख लो, गॉस लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। Gauss law is independent of shape and size of the Gaussian surface. Gauss law is independent of shape and size of the Gaussian surface. लिख लिया? यस सर। आगे लिखे, but to apply Gauss law is independent of shape and size of the surface, but to apply Gauss law, 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 we will take, लिख रहे हो? But to apply Gauss law, we will take symmetric Gaussian surface. But to apply Gauss law, we will take symmetric Gaussian surface. Symmetric Gaussian surface at every point of which electric field, symmetric Gaussian surface at every point of which electric field is constant. लिख लिया? यस सर। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट वो मैं अब लिखता हूं कि भाई पहली बात तो मैंने ये बोला कि गॉस लॉ इज इक्वली एप्लीकेबल, किसी भी सरफेस के लिए गॉस लॉ एप्लीकेबल। इसका मतलब क्या? मैं पहले तो इस बात को लॉजिक क्लियर कर दूं कि अगर मैं आपसे कहूं
कि कोई एक चार्ज है और उस चार्ज को आपने क्यूब के अंदर रखा। मेरी बात समझिएगा, पहले स्फीयर के अंदर अगर चार्ज रखा है, स्फीयर के अंदर चार्ज को सेंटर पे रखा, फ्लक्स बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, फ्लक्स की वैल्यू कितनी? सब Q बोलेंगे by epsilon naught. क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई सब बोलेंगे। अगर इसको मैंने, अब हर्षित एक मिनट रुकना, अगर मैंने चार्ज को यहाँ नहीं रखा सेंटर पे, कहीं और रख दिया, तो अभिनव फ्लक्स की वैल्यू बोलो। अभिनव वैल्यू ऑफ फ्लक्स। Q by epsilon naught. अभिनव ने नहीं बोला, ठीक है नैना, आपकी बात मान लेता हूं मैं। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या इससे फर्क नहीं पड़ा कि चार्ज को यहाँ रख दिया? नहीं सर, आपने एक बार प्रूफ करने के लिए वो कॉन्सेप्ट यूज किया था ये वाला, बट एक बार आपने प्रूफ कर दिया तो ये बात क्लियर हो गई कि आप चार्ज को कहीं पर भी रखें, फ्लक्स जो आएगा वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। अभिनव, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर माइक? अभिनव भाई पता नहीं कहाँ बिजी हो गए या सो गए। खैर एनीवेज, अफान। यस सर। हाँ अफान, मुझे एक बात बताओ, अगर इसी चार्ज को मैंने क्यूब के अंदर रख दिया, इसी चार्ज को अगर क्यूब के अंदर रख दिया, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? क्यू चार्ज को अगर मैंने क्यूब के अंदर इनक्लोज कर दिया अफान, तो फ्लक्स बोलो। नहीं पता। हाँ बेटे, क्या हुआ अफान? यस सर। क्या हुआ? यस अभिनव, यू आर राइट। अफान, चार्ज को क्यूब के अंदर Yes. रखा है, फ्लक्स की वैल्यू बेटा तो नहीं समझा ना? अच्छा बोल, कितना चार्ज रखा है मैंने क्यूब के अंदर, चार्ज की वैल्यू क्या है? अफान, चार्ज की वैल्यू क्या है क्यूब के अंदर? कितना चार्ज है ये? इस चार्ज को, अरे चार्ज की वैल्यू क्या है? सर हम अभी सुन नहीं रहे हैं, यहाँ पे बहुत हल्ला हो रहा है। अच्छा आप सुन नहीं पा रहे हैं, हल्ला हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए भाई, फ्लक्स की वैल्यू अभी भी कितनी होगी? तो फ्लक्स की वैल्यू अभी भी यही होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई? एज लॉन्ग एज यू हैव द सेम चार्ज प्लेस्ड इनसाइड डिफरेंट बॉडीज, फ्लक्स की वैल्यू पे कोई फर्क बोलो ना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? शेप का क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर, सीधी सी बात है, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, पॉइंट नंबर सेकंड। मान लो कि किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर एक से ज्यादा चार्ज भी तो हो सकते हैं, तो फ्लक्स याद रखिएगा, फ्लक्स इज नॉट ओनली क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, रादर इसको आप ऐसे लिख लीजिए, नेट चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब टोटल कितना चार्ज है सबका सम कर लो, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर फ्लक्स। मान लो कि ये कोई सरफेस है, इसके अंदर हमने चार्जेस रख दिए, Q1 माइनस ऑफ Q2 प्लस ऑफ Q3, ये चार्ज है। अगर आपसे कोई पूछे फ्लक्स की वैल्यू बताओ, तो आप लिखेंगे Q1 माइनस Q2 प्लस ऑफ Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मतलब एक चार्ज है तो एक चार्ज लिखेंगे हम, एक से ज्यादा चार्ज है तो विल टेक द सम ऑफ ऑल द चार्जेस। सम लेते समय अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन। पॉइंट नंबर थर्ड, तीसरा पॉइंट, if a charge is outside the Gaussian surface, then the flux through the surface due to that charge will be 0। मतलब अगर मान लीजिए कोई भी गॉसियन सरफेस आपने ले लिया, किसी भी शेप का ले लीजिए, यहाँ पर चार्ज है इसके अंदर Q1 और एक चार्ज है Q2। अगर आपसे पूछा जाए इस केस में फ्लक्स, तो फ्लक्स आप सिंपली लिखेंगे Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो चार्ज इनक्लोज है सिर्फ फ्लक्स उसी का फ्लक्स आएगा, जो चार्ज उस सरफेस के अंदर इनक्लोज नहीं है उसका कोई फ्लक्स नहीं आएगा उस सरफेस के थ्रू। क्लियर जी? सर लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगी ना? बिल्कुल। अगर मुझसे को पूछ रहे कि इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू E नेट विल बी इक्वल टू E ड्यू टू Q1 प्लस ऑफ E ड्यू टू Q2। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की होगी, बट फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स सिर्फ उसी चार्ज का होगा, क्योंकि बार बार क्या लिख रहा हूं मैं? चार्ज इनक्लोज।
चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स गॉस लॉ में जो फ्लक्स आप निकालते हो वो फ्लक्स किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ उस चार्ज का होता है विच इज इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। सर मेरा Did you मतलब है कि understand? अगर हम फ्लक्स ईडीएस वाले फॉर्मूले से निकाल लें, ई डॉट डीएस वाले से, तो उससे अलग नहीं आएगा क्योंकि इस बार तो बिल्कुल जीरो ही आएगा। इसलिए जीरो आएगा क्योंकि अगर मैंने Q2 रखा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगी, तो यहाँ पर सरफेस का अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो ये वाला एंगल थीटा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इस डायरेक्शन में है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर नॉर्मल उधर है, नॉर्मल ये है इस पॉइंट पे, और ये वाला एंगल होगा जो नॉर्मल और इसके बीच का एंगल होगा। यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट पे एक्सक्यूज मी, यहाँ पर अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो नॉर्मल आपका इस तरह होगा, दिस विल बी नॉर्मल, और इन दोनों के बीच का एंगल ये होगा, दैट विल बी थीटा। ये वाला अगर आप थीटा देखें तो ये वाला थीटा इज ग्रेटर देन 90, ये वाला थीटा अगर आप देखें तो दिस इज लेस देन 90, राइट? अब यहाँ पर की वैल्यू और यहाँ पर की वैल्यू को आप ऐड करेंगे ना, तो ये वाला जो फ्लक्स आएगा दिस विल बी नेगेटिव। ठीक है, 2 पॉइंट्स है ना, 2 पॉइंट पे आप फ्लक्स निकालिए और यहाँ पर का फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। दोनों फ्लक्स को जब आप ऐड करेंगे तो नेट रिजल्ट विल बी 0। ओके सर, समझ गया सर। समझ गए? मतलब सीधी सी बात ये याद रखो कि अगर कोई भी चार्ज है और उसके फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस को 2 बार क्रॉस कर रहे हैं, अगर फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग द सरफेस ट्वाइस, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आती है? फ्लक्स की वैल्यू 0 आती है। समझ गया। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो आज यहीं तक, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। सर जैसे वो अभी मैंने क्वेश्चन देखा ना कि स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट चार्ज के हर तरफ से निकलेगी तो कैंसिल करेगी, तो आपने बोला कि अगर ऐसा होगा तो चार्ज की कोई वैल्यू नहीं आएगी बिकॉज़ वो कैंसिल कर जाएगा, तो मतलब हर फील्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पर फ्लक्स कैंसिल हो रहा है 2 पॉइंट पे जो फ्लक्स आ रहा है। ये तो मैं समझ गया, मतलब मैं वैसी फील्ड लाइंस के बारे में बात कर रहा हूँ। जी सर, तो अगर कोई आई कैप सपोज सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में, तब तो फील्ड लाइंस कैंसिल हो जाएगी ना? नहीं भाई, कैंसिल अगर ऐसे हो, मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड या सबट्रैक्ट किसकी होती है? 2 अलग अलग चार्जेस। हाँ समझ, मतलब 2 अलग चार्जेस की बात कर रहा हूँ। हाँ, 2 अलग चार्जेस हैं तो उसकी फील्ड या तो ऐड होगी या सबट्रैक्ट होगी। जाहिर सी बात है कि अगर 2 चार्ज ले लूं मैं कहूँ कि एक सरफेस के अंदर मैंने 2 चार्ज रख दिया, ये भी Q1 है और दूसरा -Q2 है, तो मैं आंख बंद करके कहूंगा नेट चार्ज इज 0, फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0, राइट? बिकॉज द नेट चार्ज इनक्लोज्ड 0। बट अगर सिंगल चार्ज है तो उसको थोड़ी 0 कर दोगे आप। सर ये इसकी प्रॉपर्टी कहेंगे ना? अरे प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ यार? तो भी हर्षित कभी कभी बड़ा अजीब सवाल पूछ लेता है बेटा। इधर देख, मैं आपसे, ये भूल जाओ, इसको छोड़ो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कोई चार्ज है, तो चार्ज की भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में होती है ना। ये इस डायरेक्शन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वो इस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उसको इससे मतलब थोड़ी है। अगर वैसे सोचा जाए तो हर चार्ज की फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में, तो अगर आप कैंसिल हो जाएगी, तो कैंसिल अगर हो जाएगी तो फिर तो हर चार्ज की नेट फील्ड 0 होनी चाहिए ना बेटे। हाँ सर। अब तू इमेजिन कर बात, मैं आपसे कह रहा हूँ ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही फील्ड है, वो इधर वाली फील्ड फिर हम कंसीडर थोड़ी कर रहे होंगे। भाई इस पॉइंट पे कितनी फील्ड है? इस पॉइंट पे तो एक ही फील्ड होगी ना उस चार्ज की। सर समझ गया सर। वो किसी भी गिवन पॉइंट पे तो एक ही फील्ड आई ना। अगर कोई 2 पॉइंट्स होते तो 2 अलग अलग फील्ड हो जाएगी, है ना? बट एक पॉइंट पे तो एक ही फील्ड आई, तो वो दूसरे के साथ कैसे ऐड या सबट्रैक्ट हो सकती है? ये बात ऐसे ही है कि अगर एक बॉडी पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, दूसरे बॉडी पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो दोनों फोर्स को हम ऐड करके 30 नहीं लिख सकते, बिकॉज बोथ द फोर्सेस आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। फोर्स ऐड या सबट्रैक्ट आप तब कर सकते हो जब सेम बॉडी पे लगे। सर अगर वही हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम चार्ज क्यू पे लिया है तो वो अनडिफाइंड हो जाएगी ना फील्ड? हाँ, मतलब अगर चार्ज पे अगर आपने एग्जैक्टली ले लिया पॉइंट, तो यस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम इनफाइनाइट, इट विल टेंड टू इन्फिनिटी, वो अनडिफाइंड हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। अगर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज इज नेग्लिजिबली स्मॉल, दैट मींस 0, तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। यस समझ गया सर।